अभी हाल ही में जेकेएसएसबी के द्वारा जो पेपर करवाया गया लैब असिस्टेंट वाला 12 मार्च 2025 को पेपर हुआ था, उसका जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। आपको समझ आएगा जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न कौन सा रहा है क्वेश्चंस का, और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आए थे। तो आज की सीडी में 30 क्वेश्चन का सेट आपके सामने आएगा। आप 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और इनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है, वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज हेल्ड इन द ईयर 2024। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करेंगे, इसका 6th एडिशन कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, शॉर्ट में से KAIYG के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बार जब स्टार्ट होते हैं तो 2018 में स्टार्ट होते हैं, और जो फर्स्ट एडिशन इसका है वो दिल्ली वाली साइड में होता है। इस तरह से करते करते 6 साल के बाद 2024 में 6th एडिशन आता है। ये 6th एडिशन जो है वो तमिलनाडु में होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अब थर्ड कह रहा हूँ मैं, जो इस बार एडिशन है वो 7th एडिशन होगा 2025 में। ये 7th एडिशन जो है बिहार में होने जा रहा है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 7th एडिशन कहाँ पर होगा, 2025 एडिशन कहाँ पर होगा। ये बिहार में होगा, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में आ जाएंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे 2024 विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो वर्ल्ड एशियन डे 2024 की थीम क्या रखी गई थी, आपसे वो पूछा गया है। अवेकन न्यू डेप्थ इसकी थीम थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, एग्जाम में जब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, कम से कम 1 साल पुराने करंट अफेयर्स आपको कवर करने होते हैं। जब भी आपको एग्जाम से 1 साल पहले तक जो टाइम था, उस टाइम पर के सारे करंट अफेयर्स वगैरह कर लो, और डेज और थीम वाले क्वेश्चन तो जनरल एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं आज को, तो ये भी कवर कर लेने। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, जय शाह सक्सीडेड हु फॉर द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, आज के टाइम पे जय शाह इसके चेयरमैन बनते हैं, जो कि यंगेस्ट चेयरमैन भी कहा जाता है आईसीसी के। तो किसको सक्सीड करके ये बने, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम स्टार्ट करा गया था आईसीसी के चेयरमैन की पोजीशन हुआ करेगी, ये 2014 से स्टार्ट होते। यहाँ पे पहले जो चेयरमैन थे वो इंडियन थे, एन श्रीनिवासन थे। इसके बाद सेकंड भी इंडियन ही थे। थर्ड नंबर पे जो आए थे वो ग्रेग बर्कले आए थे न्यूजीलैंड की तरफ से। फिर इनको रिप्लेस करके इनके बाद जो है वो यहाँ पर जय शाह को देखने को मिलते हैं, जो फोर्थ चेयरमैन आप जिन्हें कहते हैं आईसीसी का, और यंगेस्ट भी इन्हें कहा जाता है आज के हिसाब से। तो ये जय शाह ने किसको सक्सीड करा, ग्रेग ब्रैकले को। तो न्यूजीलैंड के ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सिनबैक्स 2024 की बात करेंगे। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि दिसंबर 2024 में हुई पुणे वाले साइड में। इंडिया और कहाँ की मिलिट्री फोर्स के बीच में एक्सरसाइज करेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडिया और कैम्बोडिया के बीच की ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी, और पहली जॉइंट एक्सरसाइज थी इनकी। नाम था सिनबैक्स 2024, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, पद्मश्री अमैया कुमार बागची की बात करेंगे, जिनकी डेथ होती है नवंबर 2024 में। वो किस फील्ड से रिलेट करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पद्मश्री अमैया कुमार बागची की बात करेंगे, नवंबर 2024 में डेथ हुई थी। आपने फिर से देख लिया कि अभी हाल ही का करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो ये ऐसे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्शन में देखने को मिले, तो अब लोग इंडियन इकोनॉमिक्स ही थे, तो ऐसे हिस्टोरियन भी कहा जाता था। तो इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन कैटेगरी में रखा जाता था। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित इन्हें 2005 में करा गया था। आगे चलते क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, द बुक जिसका नाम है 100 मोदी मंत्रास अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग, इस बुक के अथर का नाम क्या है, आपको वो बताना है। तो शंकर लालवानी ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो मेजोरिटी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, सभी के सभी करंट अफेयर्स के ही हैं। अभी तक 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, इसके बाद 7th क्वेश्चन है। 30 में से 6 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे, वो कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के ही देखने को मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्रॉम द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात, 4 रूलर्स मेडिवल गुजरात के अगर आपको दिए गए, तो इनमें से कौन ऐसा है जिसने दीव को सरेंडर कर था पोर्चुगीज को। तो यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें से अगर हम बात करेंगे बहादुर शाह की, ये भी मेडिवल गुजरात की बात करें रूलर हुआ करते थे,
और बहादुर शाह की बात करें 1535 के आसपास की बात है। उस टाइम पर जब पुर्तगालियों की बात करें, उन्होंने हेल्प वगैरह ली थी, मिलिट्री हेल्प ली थी, क्योंकि मुगल एम्पायर से बचना था। तो मुगल एम्पायर से बचने के लिए अपना जो दीव वाला पोर्शन है वो पोर्चुगीज को दे दिया, और बदले में क्या लिया, हमें मुगल एम्पायर से सुरक्षा देनी है, मिलिट्री एड एक तरीके से ली थी। तो वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 की बात करेंगे, कहा जा रहा है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे, किसके साथ एंड होती है। तो सेकंड, देखो तीन तरह की ये एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करते हैं, जैसे पहली जो है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म होती है, दूसरी जो है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ख़त्म होती है, तीसरी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से ख़त्म होती है। तो इस तरह से तीनों ट्रीटी किससे ख़त्म होते हैं आपको वो पता होना चाहिए। तो सेकंड जो वॉर थी वो 1780 से 1784 तक चली थी, क्योंकि 84 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो साइन करी जाती है। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे, गुरु शिखर पीक की बात करेंगे, कौन से माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलता है। तो गुरु शिखर पीक की अगर हम बात करेंगे, अरावली रेंज में आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान की सिरोही डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच सॉइल प्रेजेंट इन द हिली रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया मेक द एरिया मोर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। कौन सी सॉइल ऐसी है जो कि साउथ इंडिया के हिली रीजन में पाई जाती है, और अगर आपको टी या फिर कॉफ़ी की कल्टीवेशन करनी तो उसके लिए बेस्ट सॉइल वो मानी जाती है। तो वो हमारे पास है लेटरॉइड सॉइल, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 11 की बात करेंगे, कहा जा रहा है फुमडीज या फिर फ्लोटिंग आइलैंड्स की बात करो, ये कौन सी लेक का एक अलग सी फीचर देखने को मिलता है। तो जो एक लोकटक लेक की अगर हम बात करते हैं, मणिपुर की बड़ी फेमस लेक है, फ्लोटिंग आइलैंड्स है, नेशनल पार्क, वहाँ पे एक फ्लोटिंग पार्क आपको देखने को मिलता है ना। तो वहाँ पे आप मतलब पार्क के बीच में जो घास है उस पर जंप करोगे तो पानी में डूबोगे नहीं, इस तरह से करके। तो वही फुमडीज की हम बात करते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स की बात करते हैं। तो लोकतक लेक का ही ये फीचर है, मणिपुर में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका अगर आप नाम कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ज़रूर बताइएगा वहाँ पे कौन सी पार्क आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, कहा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्राम्स विच वन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेट करता है, एमजी नरेगा, एनआरएचएम या फिर एनआरईजीपी या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटर। सिंपल सी बात है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर का नाम कभी ना कभी आपने ज़रूर सुना होगा। यही जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेट करता है, जहाँ पे आपको जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली हो गया, या फिर आप चेन्नई की बात कर लो, या कोलकाता या मुंबई को कनेक्ट करने का काम करेगा, तो गोल्डन करता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में कहा जा रहा है अटल टनल की बात करें, मनाली को किससे कनेक्ट करने का काम करता है। लाहौल स्पीति की बात करें, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, 9.02 किलोमीटर की लेंथ मिलती है, रोहतांग पास में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे, किसका कंपोजिशन होता है, जनरली जो आपको जैसे रस्टिंग से क्रोजन से बचाने के लिए बर्तनों में कई बार स्टेनलेस स्टील वगैरह यूज़ करते हैं। तो वही इसकी मेन प्रायोरिटी होती है कि इसमें क्रोमियम को हम यूज़ करते हैं ताकि वो क्रोजन रेजिस्टेंट बन सके ना। तो स्टेनलेस स्टील में देखो स्टील है तो आयरन कार्बन तो होगा ही होगा, तभी तो वो स्टील बनेगा, आयरन और कार्बन की स्टील बनाएंगे। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम को जरूर ऐड करा जाता है। तो एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पे आयरन के साथ क्रोमियम आपको तो देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे निकल भी है, तो निकल भी उसमें कुछ अमाउंट में ऐड किया जाता है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेगा की कंपोजिशन क्या होता है, जिसे हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे, इसमें HCl भी आपको देखने को मिलता है जो 3 रेशो में मिलता है, और HNO3 जो है वो 1 रेशो, मोलर रेशो की बात करेंगे 3:1 की रेशो रहती है। तो यहाँ पे रिवर्स में लिखा हुआ 3HCl 1 HNO3, तो सेम ही रहने वाला नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में कहा जा रहा है विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। कौन सा फिनोमिना में बताते हैं कि वाइट लाइट जो है वो अपने कलर्स में बंट जाती है, उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है। तो उस फिनोमिना को हम बताते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, अच्छा अमन शेरावत की बात करेंगे, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता ओलंपिक्स 2024 में। ये कौन से स्पोर्ट से कनेक्टेड थे, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ये यंगेस्ट भी बने थे उस टाइम पे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक मेडल लाया था इंडिया के लिए। तो ये रेसलिंग को बिलोंग करते थे, फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा इसी तरह से भी रिसेंटली जो पेपर हुआ JKSSB का 2025 में, वहाँ पे जो रीजनिंग का पेपर आया था, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। इस तरह से और भी कुछ पेपर आपको सॉल्व करवा रहता हूँ। तो JKSSB एग्जाम क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको जो भी पेपर सॉल्व वगैरह होते हैं वो सब कुछ आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलते रहते। तो आने वाले टाइम पर और भी जो पेपर सॉल्व करवाता रहूँगा आपको, तो वो सब कुछ आपको JKSSB प्री एग्जाम क्वेश्चन का से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहा जा रहा है
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, इसकी फॉर्मेशन कब होती है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, फॉर्मेशन 2010 में इसकी होती है। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आ जाएंगे, जो कि ग्रीनरी से रिलेट कर लो, एग्रीकल्चर से रिलेट करो, उससे रिलेट कर सकते हो इसको। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 की बात करेंगे, हु कॉइंड द टर्म रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे, इसे किसने कॉइन करा, किस इस टर्म को सामने लाया, आपसे यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। तो चार तरह के ऑप्शन दिए गए, बट ट्रुथ यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी वाला, जो जोग्राफर थे यूएस के, तो इनके द्वारा इस टर्म को कॉइन करा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ 4DGIS, यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या होता है? ये एक्चुअली आपको पता है, जोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो 4DGIS का दूसरा नाम क्या है आपको वो बताना पड़ेगा। यहाँ पर तो टेम्पोरल GIS आपको देखने को मिल रहा है, स्पेशल टेम्पोरल GIS या फिर टाइम बेस्ड GIS भी कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन में ये वाला मिला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 में कहा जा रहा है, विच माउंटेन रेंज, कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो कि कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से अलग करने का काम करते हैं? तो पीर पंजाल रेंज हम बोल देंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन रिवर झेलम, इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि रिवर झेलम में बना हुआ है? आपसे वो पूछा जा रहा है। तो उड़ी 1 बोलो, उड़ी 2 बोलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बताना चाहूँगा, अब अगर आप जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उस टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो हमारी एप्लीकेशन पर JKPSI के जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री करी गई है। जितने भी टेस्ट वहाँ पर है, 40-50 जितने भी टेस्ट हैं, सभी के सभी ओपन करे गए। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को नहीं भी परचेज करोगे, तो भी आप एप्लीकेशन में जाओगे तो बिना परचेज के कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे, सभी टेस्ट आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ अभी होली के टाइम पर JKPSI कोर्स में भी डिस्काउंट चल रहा है, वहाँ पर आपने कोड यूज़ कर लेना होली 2025, तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, कोर्स का प्राइस बिल्कुल कम हो जाएगा। आप वो भी जाके ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। फ्रॉम विच ग्लेशियर रिवर लिदर ओरिजिनेट्स, जो रिवर लिदर की अगर हम बात करते हैं, ये कौन सी ग्लेशियर से निकलते हैं? कल्होई ग्लेशियर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी समझ आ रहा होगा, आने वाले एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो कैसे कैसे तैयारी करें, क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1986 वॉज इनेक्टेड अंडर डैश कॉन्स्टिट्यूशन। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट लाएगा 1986 का, ये कौन से आर्टिकल के अंदर लाएगा, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 253 आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज पॉपुलरली नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो है वो इनमें से कौन से एक्ट को कहा जाता है, आपको वो बताना है। तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा। विच सूफी सेंट वॉज नाउन एज गरीब नवाज। गरीब नवाज जो है वो कौन से सूफी सेंट को कहा गया, अब आप यहाँ पर आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर से रिलेट करते हैं, उड़ी टाइप का फेस्टिवल जो है वो भी सेलिब्रेट करा जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, 27 की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है, इन विच स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs की जब हम बात करते हैं, पहली बार इन्हें कहाँ पर यूज़ करा गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो पहली बार 1982 का टाइम पीरियड था, केरला वाले साइड में यूज़ करा गया, तो सब जो इलेक्शन चल रहे थे वहाँ के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे NFA से शॉर्ट में कहा गया, इसे कब पास करा गया था? तो इसे पास कर गया 2013 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 की बात करेंगे, व्हेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट। जनरली एग्जाम में पहले JKSS में खाली प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया था, एक बार एलिफेंट के बारे में पूछा गया था, फिर कंबाइन करके पूछ दिया गया कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कब इनिशिएट करेगा इंडिया में। तो ये देखो, जो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे 1992, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये 30 क्वेश्चन जब मैंने देखे तो इनमें से कम 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो रेलवे का रहा, चाहे वो SSC का रहा, यानी कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको जो प्रीवियस MCQ होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि जीके का जो सेक्शन है ना, कितना भी पढ़ लो कम रहेगा। तो बेस्ट आप MCQ भी साथ में कवर करते रहो, तो मैं आपको आगे टाइम पर करवाता भी रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने यहाँ पे कहा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ रिसिप्ट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। इनमें से 2024 में भारत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया? देखो 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, वो ऑप्शन में नहीं है। PV नरसिम्हा राव जी को मिला, वो ऑप्शन में नहीं है। MS स्वामीनाथन जी को मिला, वो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि 30 में से आप कितने मार्क्स यहाँ पर ला पा रहे हो। अगर आपके इस पेपर में, अगर जैसे जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस पेपर में आपके 30 में से 25 प्लस मार्क्स आ गए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके इसमें 30 में से 20 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आपको थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है। और अगर आपके इस पेपर में 30 में से 20 में से कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जीके का सेक्शन आपको थोड़ा वीक होगा तो बेस्ट रहेगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ रहे हो, साथ ही साथ डिफरेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके एमसीक्यू भी कवर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।